जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का जो है वो एक मॉडल पेपर करने वाले हैं। जैक ने एक अपना सैंपल जारी किया था जो हम पहले उसका वीडियो करा चुके हैं और हम उसी के बेस पे एक क्वेश्चन तैयार किए, एक सेट तैयार किए हैं और हम लोग उसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपको बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कुछ ऐसा है, अ बॉडी, अब जो हमारा एक बॉडी जो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो जो है इनिशिएट कर रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेग से। एक बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकंड की वेग से चलना प्रारंभ कर रहा है और यदि उसका त्वरण जो है, उसका जो एक्सेलरेशन है, यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा। हम लोग को बहुत नॉर्मल, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। कह रहा है बॉडी जो चलना स्टार्ट कर रहा है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग है, उसको दिखाते हैं यू से। सर ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। यू कितना कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरित हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को दिखाया जाता है सर हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने देर के लिए सर, 10 सेकेंड तक हो रहा है, तो टाइम हमारा कितना हो गया, 10 सेकेंड। टी इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन का गिवन है। अब सवाल आता है कि बताएं कि उसका वेग क्या हो जाएगा। जब इनिशियल u है तो फाइनल क्या होगा सर, v होगा। और हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से v फाइंड करना है, u हमारा हो गया सर 20 प्लस a है 2 और इंटू t कितना है हमारा है 10। तो यहाँ से क्या मिला हमको, v इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कितना मिल गया हम लोग को 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड के बाद जो उस गाड़ी है उसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द सही, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा नेगेटिव नहीं होगा आप समझेंगे। वेलोसिटी जो है वो आपका हो सकता है, एक्सेलरेशन भी होता है जो रिटार्डेशन बोलते हैं, लेकिन जो पाथ लेंथ है, हमारा जो पथ की लंबाई है, जो डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए जो हमारा आंसर है हम लोगों का है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस है आपका, सॉरी, जो पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज, यानी त्वरण का विमीय सूत्र क्या है। आपने त्वरण के बारे में, इसके बारे में पढ़ा होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सीखा होगा हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि अक्सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और जब हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे, इसको लोग वेलोसिटी बाय टाइम बोल सकते हैं। और वेलोसिटी के बारे में लोग पढ़े हैं क्या, इसका होता है LT-1 और बाय क्या t। सर LT-1 किसका होता है, ये होता है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी बाय टाइम है तो t हो जाएगा L। ये t ऑलरेडी -1 था, इसका 1 जाएगा ऊपर जाके घट जाएगा, क्या हो जाएगा LT-2। यानी कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, LT-2, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर। बहुत ही आसान, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे हम लोगों के लिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 माइक्रो बराबर कितना होगा, 1 माइक्रो कितना होता है। आपको बता दें ये माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स है, जैसे आपने सुना होगा मिली, ये प्रीफिक्स है। माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब क्या प्रीफिक्स है। और ये हम लोगों को जानना है, समझना है सर। जब भी मिली का बात करें किसी टर्म में तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्ट करने के लिए। माइक्रो मतलब 10⁻6 से, नैनो को 10⁻9 से और पिको को 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है माइक्रो में कितना, तो 10⁻6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रीफिक्स टर्म है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। एकदम आसान, थोड़ा सा सोचेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले सर एंगुलर ना देख के हम सिर्फ ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसको आप कह सकते हैं क्या कि एकांक समय में कण का कोणीय विस्थापन, ये इसको आप कह सकते हैं हिंदी में विस्थापन बटा समय। सर आपने पढ़ा है विस्थापन बटा समय जो है हमारा, विस्थापन बटा समय जो है सर क्या कहलाता है, हमारा वेग कहलाता है। और वेग 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 कहाँ है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये बात कर रहा है एंगुलर का, कोणीय का, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। अगर यही रहता हमारा दूसरा टर्म तो उसको हम समझ सकते थे, लेकिन साफ साफ कह रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय क्या होता है, विस्थापन बटा समय हमारा वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है।
थोड़ा सा समझेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कह रहा है कि रेंज दोनों का सेम है, रेंज सेम है, किसका किसका, अल्फा का भी और बीटा का भी। तो बताना है क्या कि दोनों के लिए एंगल का क्या होने वाला वैल्यू, दोनों के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होने वाला है, आपको बता दें, ध्यान समझेंगे। सर अगर मान लीजिए अल्फा बराबर थीटा है तो बीटा मतलब कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओवरऑल कितना हम देख के चलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल के लिए हम क्या देखते हैं सर, कुछ इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कहां से कहां तक, तो यहां से लेकर 0 से लेकर कहां तक लेके चलते हैं, 90 तक, यानी इसका रेंज कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का ओवरऑल रेंज कितना लेके चलते हैं हम लोग, 90 डिग्री। तो अगर अल्फा जैसे मान लीजिए सर फेंके हम 30 डिग्री पे, तो मेरा थीटा कितना यहाँ पे हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे बीटा कितना बच गया, अगर एक अल्फा मेरा 30 डिग्री हो गया, 30 हो गया, तो बीटा कितना बच गया सर, 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री बचेगा। उसी तरह से कह रहा है कि अगर ये थीटा है तो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्योंकि 90 होता है, चेक कर लीजिए, अल्फा है थीटा प्लस बीटा मतलब कितना सर, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कितना यहाँ पे है 90, माइनस और प्लस कैंसिल कितना हो जाए, सिर्फ 90, यानी आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा जो रेंज है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है सर, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की अधिकतम परास, क्षैतिज परास क्या होगी। और हम लोग सब जानते हैं कि R बराबर सर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अधिकतम परास का बात कर रहा है सर, अधिकतम परास तब होगा जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, और इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब हम थीटा, ध्यान समझेंगे, थीटा को ले लें यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। जब ये 1 हो जाएगा, इतना वैल्यू 1 हो जाएगा, तो R बराबर यू स्क्वायर बटा जो जी है, यू स्क्वायर बाई जो जी है, यही हमको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सर, 8 नंबर क्या कहता है, न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, कौन सा जो है वो वास्तविक नियम है। आपको पता होगा कि वास्तविक नियम जो है हमारा वो न्यूटन्स का सेकंड लॉ को वास्तविक नियम कहा जाता है, रियल लॉ कहा जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आपने पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यही क्या है, फोर्स अप्लाइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही न्यूटन्स का सेकंड लॉ है जो कि रियल लॉ कहलाता है। तो इसका सही आंसर है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये इसका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर क्या है। आपने पढ़ा है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर और वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे प्रबल बल जो है वो न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल को माना जाता है, जबकि सबसे दुर्बल, सबसे जो आपका वीक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है। तो ध्यान देंगे, ये आपका हो गया वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये जो है आपका वो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। ये हम लोगों का क्या है, नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, इसको आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। आपको बता दें सारा क्वेश्चन जो बता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस का ही हम एक सेट तैयार कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ के उसका तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 10 में कहना है इफ नॉर्मल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा सर, जब जो है हमारा अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं सर। देखिए मान लीजिए सरफेस है, किसी बॉडी को यहाँ पे रख के स्लाइड करा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको लोग म्यू से दिखाते हैं, ये जो है किस पे डिपेंड करता है सर, आप पढ़ाएं, हम लोग को बताए भी हैं कि ये डिपेंड करता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन, लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम डबल भी कर देते हैं तो इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ये क्योंकि डिपेंड करता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट कैसा है, खुरदरा है कि स्लिपरी है कि प्लेन सरफेस है कि रफ्ड सरफेस है, किस तरह का सरफेस है उस पर डिपेंड करता है, न कि उसके डबल और ट्रिपल नॉर्मल के करने से। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिमेन्स सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। आइए 11 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा एकदम। A ball of mass m strikes a rigid wall with speed u। एक बॉल जो है वो एक रिजिड वाल से, एकदम ठोस दीवार से, यहाँ से इस पॉइंट से बॉल आया और u वेलोसिटी से जाकर टकराया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है
और सेम स्पीड से रिबाउंड हो जा रहा है सर, वापस आ जाएगा वापस, तो टकराया वापस फिर आ गया, कितना से u से ही आ गया, तो बताएंगे कि इम्पल्स में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। उसके आवेग क्या होगा, आवेग में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, जब यहाँ से देख सकते हैं सर 2 बार मोमेंटम निकालेंगे, एक बार इसका एक बार इसका। जब पहला टाइम मोमेंटम निकाले तो मोमेंटम होता है सर मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि जाने टाइम का, वापस जब आ रहा है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन क्योंकि वापस आ रहा है डायरेक्शन अपोजिट है, साइन क्या लगाएंगे, माइनस का, P1 मिला P2 मिला। इम्पल्स का होता है क्या, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आवेग क्या है सर, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम है। अब कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, सबको पता है सर, बहुत ही आसान, P2 माइनस P1 से निकालेंगे। P2 मतलब कितना है, माइनस mu में से घटाना किसको है, P1 कितना है, mu, और mu कितना हो जाएगा, -2mu, यानी -2mu जो है यही इसका सही आंसर होगा, यानी -2mu जो है वो यही इसका इम्पल्स का वैल्यू होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से कौन सा संरक्षी बल नहीं है, नहीं है। आपको बता दें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कंजर्वेटिव नहीं होता, ही खत्म हो जाता है, ये स्टोर नहीं रहता है। आप लगाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में लगेगा और ये खत्म हो जाएगा, ये स्टोर नहीं रहता है। बाकी सारे फोर्स स्टोर रह सकते हैं लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी स्टोर नहीं हो सकता है, ये कंजर्वेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kWh इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 1 किलोवाट घंटा में क्या होगा। आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, पावर का यूनिट kWh होता है, बता दें ध्यान से देख लीजिए। 1 kWh क्या होगा, किलो, किलो मतलब 1000 से गुना। वाट किसका यूनिट होता है सर, वाट होता है पावर का। अब पावर का मतलब क्या, तो वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, और वर्क का यूनिट मतलब क्या, तो जूल, और टाइम का सेकेंड, और इनटू कह रहा है आवर, आवर मतलब होता है घंटा, बदलो उसको सेकेंड में, तो सर 60 मिनट गुना 60 क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी 60 गुना 60 2 बार गुना कर देंगे। अब आइए क्या मिला हम लोग यहाँ सर 1000, और उसके बाद यहाँ दिख रहा है जूल पर सेकेंड, और गुना 60 और गुना 60 क्या सेकेंड। सर यहाँ पे क्या हुआ, तो सेकेंड से सेकेंड को काट दिए, मिला कुछ ऐसा, यहाँ 1000 और यहाँ 6 गुना 6 36 पे 2 गो 0, इसको कह सकते हैं सर कितना, 36 गुना 10 के पावर कितना, यहाँ 3 यहाँ कितना 2 5, और इसी को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या बच गया था, सिर्फ जूल बच गया, जूल 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे इसको चेंज किए, नाम से, किलो मतलब 1000, वाट किसका यूनिट है, पावर का। पावर क्या होता है सर, वर्क बाई टाइम यानी जूल पर सेकेंड। आवर को किस में चेंज किया, सेकेंड में, 60 गुना 60 से, उसको काट छाट कर दिया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मिला कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल जो है यही इसका वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 सर, अ क्रेन लिफ्ट्स, एक क्रेन जो है 20 सेकेंड में कितना 100 kg, यानी मास बराबर 100 kg, हाइट ऑफ 10 मीटर, h इक्वल टू 10 मीटर, 20 सेकेंड में t इक्वल टू 20 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, पावर, पावर निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, पावर के बारे में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, P इक्वल टू होता है W/T। जब कहानी है ऊपर नीचे का तो बताए हैं W का वैल्यू कितना होता है, mgh/T। कदम आसान, mgh का वैल्यू बैठा दीजिए, m मतलब 100, g कितना, g कितना, g कितना 10, और h कितना कह रहा है क्वेश्चन में, h भी 10, हाँ, बाय टाइम, टाइम कितना सेकंड में, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में 20, काट छाट करिए, 0 0 उड़ा दीजिए, दूसरे 500 मिला कुछ ऐसा, कितना 50 बार में कटेगा दूसरे ना, तो 50 और गुना 100 कितना हो गया, 500 वाट। यानी कि क्रेन का जो पावर है, लिफ्टिंग पावर कितना होने वाला है, 500 वाट का पावर है क्रेन का, ठीक है, उठा लेगा भारी से भारी सामान को भी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर, केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज, केपलर का पहला नियम क्या कहलाता है। सवाल यह है कि केपलर का पहला नियम नहीं, पहला दूसरा तीसरा तीनों नियम के बारे में डिस्कस कर दीजिए सर। आपने पढ़ा होगा, पहला नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। सेकेंड को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, और थर्ड को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। तीनों नियम इसका, तीनों ऑप्शन में आपका साफ साफ दिया हुआ है, बारी बारी से दिया हुआ है। तो पहले नियम को, केपलर के पहले नियम को हम लोग जो है वो कक्षाओं का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। सेकंड को क्षेत्रफल का नियम, और तीसरे को जो हम लोग समय यानी कि अंतरालों का नियम बोलते हैं, टाइम पीरियड्स का लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर, 16 में कह रहा है, ए
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इफ स्ट्रेस इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, कुछ बढ़े घटे लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो हुक्स लॉ में बताया गया है। हुक जी बताए हैं क्या कि ये क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। हुक्स लॉ यही कहता ही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि आपका हिंदी में कह सकते हैं प्रतिबल और विकृति, इसी को बोलते हैं प्रतिबल और इसको बोलते हैं विकृति का जो अनुपात है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। तो कहा गया रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे आप। यूनिट ऑफ डेंसिटी, घनत्व का मात्रक क्या है, घनत्व का मात्रक क्या है। सबसे पहला बात है घनत्व का सिंबल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा रो से दिखाया जाता है। रो इक्वल टू होता है सर मास बाई वॉल्यूम, घनत्व कितना, घना कितना, मास बाई वॉल्यूम से पता करते हैं सर। मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस में है, ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है ना, यही वाला, तो यही हो गया केजी पर मीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर, जो कि आपका डेंसिटी का होगा। ठीक है, 18 में आते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा होगा, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जितना भी नॉन जीरो, जैसे इसमें 5 है नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन इसके बाद का 0 1 2 3 4 काउंट होगा कि नहीं सर, काउंट होता कब, जब हम यहाँ पे डेसिमल वसिमल लगा देते तो काउंट होता, लेकिन डेसिमल कहानी कहीं पर नहीं है इसमें। जब डेसिमल नहीं है तो आप पढ़ाए हैं कि जितना भी नॉन जीरो है सिर्फ वही हमारा सिग्निफिकेंट होगा, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है सर। डेसिमल अगर आप कहीं यहाँ लगाते, कहीं यहाँ लगाते, कहीं यहाँ लगाते, तो उसके बाद हम डेसिमल का लॉ चेक करते कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद कौन कौन सा लॉ है। ये बहुत ईजी सा टर्म है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। ये हम शॉर्ट में समझा दे। पहला लॉ काम कर रहा है ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यानी ये एक नॉन सिग्निफिकेंट जो है इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, समझने वाला है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डबल्स, जब अर्थ और सन के बीच का दूरी को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, एक साल में कितना दिन हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, समझते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो दूरी है वो मान लीजिए जो बाद का है वो पहले वाले का दुगना है। पहले वाला कितना मान लेते हैं, R1 था, पहले कितना था, R1 था, बाद में डिस्टेंस कितना कर दिया गया उसका मान लेते हैं R2, तो R2 क्या कह रहा है, डबल हो जा रहा है, 2R1 हो जा रहा है। पहले वाला मतलब कितना था R1, बाद वाला कितना हो गया उसका जस्ट डबल, यानी 2R1। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे, एक साल मतलब 365 डेज जो कि पहला समय था, और T2 मतलब बाद का समय आपको निकालना है सर, यही क्वेश्चन कर रहा है। और हम लोग आते हैं सीधे सीधे लॉ ऑफ पीरियड में। लॉ ऑफ पीरियड में हम लोग पढ़े हैं केपलर्स के सेकंड लॉ में हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब का। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसका, आर क्यूब का। टी स्क्वायर मतलब कह सकते हैं T2/T1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर जब करेंगे कांस्टेंट खत्म करेंगे, यहाँ पे खत्म करने के बाद आर के लिए हम कह सकते हैं R2/R1 का होल क्यूब। यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं सर। T2/T1 को छोड़ दीजिए और कर दीजिए होल स्क्वायर बराबर R2 के जगह पर क्या 2R1 लिख सकते हैं ना, तो हो गया सर 2R1/R1 का होल क्यूब। सर R1 से R1 कैंसिल भी हो गया, ये R1 लिखे हैं, R1 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा कितना 2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सर क्या T2/T1 का जो होल क्यूब है वो कितना, 2 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर था तो मिला सर कुछ ऐसा T2/T1 बराबर, स्क्वायर को भेजेंगे उधर क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो बोलो T2 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो T1 × √8, ये T1 जो था ना नीचे चल जाएगा ऊपर साथ में बगल में, तो मिला T2 बराबर T1 कितना है सर, T1 365, या लिख दिए 365 गुना √8 का वैल्यू जो है कितना होगा सर, 3 के आसपास होगा, √9 का 3 होता है, 3 के आसपास होगा। लगभग गुना करिए 3 से, तो 3 × 9 और 10 मतलब 1000 के आसपास में, 1000 प्लस ऑप्शन कौन सा है, 1032, 1000 प्लस, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे पूरा एग्जैक्ट गुना करेंगे तो 1032 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं 1032 आएगा। कैसे आया एक बार फिर समझ लीजिए, देख लीजिए आप, कुछ नहीं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स का सेकंड लॉ लगाएंगे बन जाएगा। और आते हैं अंतिम क्वेश्चन हमारा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि हम लोग जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े हैं, बड़का जी के बारे में पढ़े, कैपिटल जी, उसका ग्रेविटेशनल जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होने वाला है।
All of we know very well that the gravitational force equals to G m1 m2 by r square. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ आर स्क्वायर बाई आ जाएगा m1 m2 कहाँ पर है नीचे, बचा कितना सर कैपिटल G। अब इसमें जितना टर्म दिख रहा है सब का वैल्यू बैठा दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। F मतलब फोर्स का होता है सर m l t माइनस 2, r मतलब डिस्टेंस स्क्वायर तो कितना l स्क्वायर, और m1 m2 मतलब कितना हो जाएगा सर m स्क्वायर बराबर कितना G। वैल्यू बैठाइए लास्ट लाइन G बराबर बड़का ब्रैकेट दोनों तरफ से घेर दीजिए। आइए m है नीचे कितना है, ऊपर 1 नीचे है 2, ऊपर जाएगा -2, 1 में 2 घटाएंगे बचेगा कितना -1। आगे ये L 2 यहाँ 1 यहाँ 3 L क्यूब, T में आइए T में कितना -2 m इनवर्स L क्यूब T माइनस स्क्वायर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है। तो ये हमने अभी आपको 20 क्वेश्चन कराया है इसमें, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएंगे जिसका आपको रिवीजन कराएंगे। तो आप इसको ढंग से देख लें, अच्छे से समझ लें। कोई भी डाउट लगे, कोई भी क्वेश्चन में कोई आपको संदेह लगे, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।